नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी आपका ओन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने जो है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार पढ़ लिया था और हम आर्टिकल 32 पर आ चुके थे, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो दोस्तों, संवैधानिक संरक्षण अधिकार के तहत जो है हम आपको बताने वाले हैं कि इसका महत्व क्या है और इसे क्या कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे संविधान में एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसके न होने पर पूरा संविधान जो है अर्थहीन या बोलते हैं सख्त विहीन हो सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि किसी एक संविधान को उठाया जाए जो पूरे संविधान को जो है अर्थहीन कर सके या महत्वहीन कर सके तो वो आर्टिकल 32 होगा। और इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा था, आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 32। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो कहता है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक संरक्षण का अधिकार देता है, यानी कि यदि हम बात करें कि संवैधानिक संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 ही है जो कहता है कि आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि एक बात आप समझ सकते हैं कि यदि आपको अधिकार दे दिए जाए लेकिन आपको उन अधिकारों से संबंधित शक्ति नहीं दी जाए तो वो अधिकार क्या हो जाते हैं, महत्वविहीन हो जाते हैं। तो यदि बात की जाए कि आर्टिकल 32 क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका, तो हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह व्यक्ति जो है सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वह व्यक्ति जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकारों को क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन बने कि मौलिक अधिकारों के गार्जियन की भूमिका कौन निभाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संरक्षक की भूमिका निभाता है। आपसे कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, संसद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 पहली बात तो ये कहता है कि व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। और दूसरी बात ये कहता है कि आर्टिकल 32 संविधान जो है क्या है, संविधान संविधान जो है हृदय और आत्मा। संविधान में इसे क्या कहा गया है, हृदय और आत्मा कहा गया है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने, ठीक है। एक बात और कही है इसी के बारे में कि एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जिसके न होने पर
जिसके न होने पर पूरा संविधान क्या है, महत्वहीन हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, एकमात्र ऐसा आर्टिकल जिसके न होने पर पूरा संविधान क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, ये बात भी अम्बेडकर जी ने कही है। और संविधान में यदि बात की जाए हृदय और आत्मा की, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपसे क्वेश्चन बने कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रस्तावना। क्या होगा आंसर, प्रस्तावना। लेकिन यदि यही बात आपसे कह दी जाए कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, किसे किसे भारतीय संविधान की, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे थे, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। अब जो है हम जो पढ़ रहे थे अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया है, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मूलभूत ढांचा घोषित किया है। क्या है किया है, मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा है, मूलभूत ढांचा। हम जब प्रस्तावना और मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब हमने केशवानंद भारती केस पढ़ाया था, और उसमें क्या किया था, मूलभूत ढांचे के संदर्भ में बताया था कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, बशर्ते उससे मूलभूत ढांचे पर क्या नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा है, यानी कि संसद चाहकर भी क्या नहीं कर सकती, 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ बातें आर्टिकल 32 के बारे में। इसके साथ ही साथ यदि बात की जाए कि यदि कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, यदि कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है उस संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जो है जारी करने का आदेश है। क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू आदेश निर्देश दे सकता है जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, और 5 प्रकार की रिट भी जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं, यदि पहली रिट की बात की जाए तो पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट जो है आपकी वो है परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध।
चौथी है उत्प्रेषण, और पांचवी कौन सी है? पांचवी है आपकी, पांचवी जो रेट है वो है अधिकार प्रेक्षा। कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिट दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के थ्रू। किसके थ्रू? अनुच्छेद 32 के थ्रू जो रिट हैं, क्या है? रिट। ये 5 प्रकार की प्रदान की गई हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली ये बात ये है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है किस आर्टिकल के थ्रू जो है रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो सीधे सा यहाँ से पता चलता है कि आर्टिकल 32 के थ्रू। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये बताइए आर्टिकल किस अनुच्छेद के थ्रू, किस अनुच्छेद के माध्यम से, किस अनुच्छेद के माध्यम से हाई कोर्ट को जो है, हाई कोर्ट को रिट प्राप्त है। हाई कोर्ट को क्या है? रिट प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226। इन्हें हम अभी जो है डिटेल में समझेंगे कि दरअसल ये 5 प्रकार की रिट जो हैं ये क्या है। इससे पहले हम अन्य बातों को समझें। दरअसल कि रिट जारी केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट को जो रिट प्राप्त है ना, इनको समझो। रिट, हम मौलिक अधिकारों की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो प्राप्त है और हाई कोर्ट को जो प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट को जो रिट मिली है वो आर्टिकल 32 के थ्रू मिली है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट को जो रिट मिली है वो आर्टिकल 32 के थ्रू मिली है। किसके थ्रू मिली है? आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू मिली है। और हाई कोर्ट को किसके थ्रू मिली है? आर्टिकल 226 के थ्रू। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, बार बार इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ही याद हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट को लेकिन क्या अंतर है इनमें? पहला अंतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। किससे? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। अब जो है हमने समझा कि दरअसल दोनों में अंतर क्या है। आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 226 के थ्रू केवल मौलिक अधिकार, केवल मौलिक अधिकार, और ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य मामलों में भी। इन रिट के अंतर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, इसको हम अलग से समझेंगे अभी, मतलब जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा। पहले, इससे पहले हम कुछ और चीज़ों को समझें। जैसे कि यदि जो रिट हैं किसके पास हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। संसद अगर चाहे तो इन रिट्स को किसी अन्य न्यायालय को प्रदान कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी जो है रिट केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं, लेकिन संसद यदि चाहे तो वो जो है अधीनस्थ न्यायालयों को भी सौंप सकती है या किसी अन्य न्यायालय को जो है सौंप सकती है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ है या मिला हुआ है, तो इसका आंसर होगा यस। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद, एक प्रकार से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है, दो चीजें समझनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप जो है क्या नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यदि राष्ट्रपति ने क्या किया हो, आर्टिकल 359 के तहत क्या कर दिया हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया हो तब। ठीक है, यदि आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति ने जो है मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया हो, मौलिक अधिकारों को जो है सीमित कर दिया हो, क्या कर दिया हो, मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यदि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके अधिकारों का हनन किया है और यदि राष्ट्रपति ने जो है आपातकाल के समय आप मौलिक अधिकार जो है सीमित कर रखे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट्स जो राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके आधार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है किन किन आधारों पर लगाया जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी जो है 3 आधारों पर लगाई जाती है। एक युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यदि इन 2 आधारों पर क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आर्टिकल 358 के थ्रू, क्या हो जाता है, आर्टिकल 19 जो है क्या हो जाता है, आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है,
स्वतः समाप्त हो जाता है। ये कुछ नॉलेज हैं जिसके क्वेश्चन बनते हैं बार बार, हर बार क्वेश्चन उठते हैं यहीं से कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर स्वतः समाप्त होता है। तो आर्टिकल 19। इसके दो आधार हैं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण पर लागू हुआ हो तब। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को जो है समाप्त करने की शक्ति किसमें है, तो वो है राष्ट्रपति में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार सीमित हैं या असीमित, तो वो हैं सीमित, जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा आर्टिकल 358, 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है मेरा कि क्या सभी के सभी जो आर्टिकल हैं वो स्थगित हो जाते हैं, तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? नो। दरअसल आर्टिकल 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी क्या नहीं होते, स्थगित नहीं होते। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 359 के तहत तो बाकी अन्य को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 जो है स्वतः स्थगित हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू रहने पर भी स्थगित नहीं होते और ना ही राष्ट्रपति ने स्थगित कर सकता है। तो हमने समझा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्थगित नहीं होते, और वो आर्टिकल हैं 20 और 21। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आगे हम चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 32 का जो मूल मर्म है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि रिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है। 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके समझेंगे। दरअसल बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए? जिसको बंदी बनाया गया है। इसमें निहित है को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए। अब को प्रस्तुत किया जाए, आपके माइंड में आएगा को प्रस्तुत किया जाए, किसको प्रस्तुत किया जाए? तो जिसे बंदी बनाया गया है उसके नाम में ही उल्लिखित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, हमसे प्रत्यक्ष करवाइए, यानी कि जिसे बंदी बनाया गया है उसको हमारे सामने लाइए, यानी कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए? बंदी को। किसको प्रस्तुत किया जाए? बंदी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जिस व्यक्ति को जबरन हिरासत में लिया गया है, इसका मुख्य ध्येय क्या होता है?
जिसको जबरन हिरासत में लिया गया है। क्या है? जबरन हिरासत में लिया गया है। जबरन हिरासत में लिया गया है, उसको क्या करना? जिसको जबरन हिरासत में लिया गया है, हिरासत में, जबरन हिरासत में लिया गया है, उसके विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की यदि हम बात करें, जबरन यानी कि अवैध रूप से, किससे? अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। अवैध रूप से यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो इसको प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। तो इसमें हमने देखा अवैध रूप से यदि जारी किया जाता है, लेकिन ऐसे यदि इसको हम डिटेल में पढ़ें, यदि इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण को डिटेल में पढ़ें तो इसका मतलब है किसके खिलाफ जो है नहीं जारी होगी, ये किसके खिलाफ जारी नहीं होगी? तो ये जारी नहीं होगी आपका पहला जो है, यदि किसी को वैध रूप से क्या किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बनाया गया है, वैध रूप से बंदी बनाया गया है या हिरासत में लिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो है कि ये जो है कार्रवाई, इसको जो बंदी बनाया गया है, ये कार्रवाई जो है या तो विधानमंडल, क्या विधानमंडल, या विधानमंडल मतलब संसद और जो राज्य के विधानमंडल है, विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो। ठीक है, और एक अंतिम पॉइंट ये हो सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया जा रहा हो वो व्यक्ति, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा हिरासत में। तब जारी नहीं की जाएगी। और ये हो सकता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, क्षेत्राधिकार बाहर हो। ठीक है, कब नहीं लागू होगी, कब जो है रिट जारी नहीं की जाएगी? इन मामलों में। और यदि बात की जाए किस किस पर लागू होगी, निजी व्यक्तियों पर भी लागू होगी, सार्वजनिक व्यक्तियों पर भी लागू होगी। ठीक है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिट हैं वो हम जो है कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अर्जुन गोस्वामी आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।